अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम पेपर कर रहे हैं 2017 का सब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। ओके जी, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। कहता है अगर मैं आपको z की वैल्यू ये दे दूं और z कॉन्जुगेट ऑब्वियसली ये होगा, तो मुझे फाइंड करके बता दो z conjugate upon z in the form of a plus iota b. Very simple. Z conjugate, that means minus 2 plus 3 iota divided by z minus 3 minus 3 iota. अब इसको अगर मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो मुझे रेशनलाइज करना होगा। -2 + 3 आयोटा, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो जो नीचे होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। फर्दर -2 प्लस, अब -2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 से होगा तो 4 हो जाएगा। -2 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। अब 3 आयोटा -2 से होगा तो माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। और 3 आयोटा 3 आयोटा से तो 9 आयोटा स्क्वायर। अब जो नीचे मल्टीप्लीकेशन है वो a माइनस बी, a प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है 3 आयोटा होल स्क्वायर, यानी a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 3। आप सोच रहे होंगे माइनस, ये माइनस, ये a की वैल्यू है b, अब a माइनस बी, a प्लस बी, अगर आप माइनस ले भी जाते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं होगा, स्क्वायर वैसे ही कैंसिल कर देगा। ठीक है, चलें 4 वैसे ही रखा। -6 -6 माइनस के 12 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर 4 माइनस 12 आयोटा प्लस माइनस -9, 4 आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1, 4 में से 9 -5, -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 9, -5 -12 आयोटा अपॉन 13, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं, रियल, ये एलसीएम दोनों को दे देते हैं, इससे रियल पार्ट को मैं अलग कर रहा हूं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर रहा हूं, यानी वो इस शक्ल में a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिख रहा हूं, जिसमें रियल पार्ट 5/13 है और इमेजिनरी पार्ट -12/13। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 4 मार्क्स के लिए आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। m 7/3 n रेडिकल m -4 n -2, इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, पहला स्टेप m 7/3 n, अब ये रेडिकल बेसिकली पावर होता है 1/2। चलें जी 1/2 पावर दे देते हैं दोनों पर। अगला स्टेप m 7/3 n, अब ये -1/2 दोनों के पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 and -2 multiplied by 1/2, further m 7/3 n, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां बचेगा m का पावर -2, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएंगे।
यहां बचेगा n का पावर -1। अब ये दोनों पावर नेगेटिव है, ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। या सादा अल्फाज में बेसिस ऊपर सेम है, ये भी m है, ये भी m है, तो बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और मैंने +2 कर दिया। n पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो ये +1 आ जाएगा, ये वाला +1 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा। जिसके पास एलसीएम वैसे है, जिसके पास नहीं है, 3 2 are 6, n पावर 2 हो जाएगा, m 6 और 7 और 6 ये हो जाएगा 13/3, n पावर 6। ये भी आंसर ठीक है, और वन ऑफ द फॉर्म ये हो सकती है, 13 लिखें, बाहर 3 लिख दें, और n पावर 6, ये भी आंसर ठीक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव करते हैं। ओके जी, वेन डायग्राम की बात आ गई है। ठीक है जी, कहता है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, शेड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑपरेशन अब इन द करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम्स। अच्छा भाई, अब ये जरा जहन में रखें कि यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, दो सेट्स को कंबाइन करना, यानी ए और बी को कंबाइन करेंगे तो शेड कैसे होगा, दोनों को कंबाइन कर दें तो ये दोनों पे शेड हो जाएगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को, दोनों सेट्स को कंबाइन कर देना। तो नोटिस कीजिए, मैंने दोनों सेट्स को कंबाइन कर दिया। अच्छा जी, अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है? ए इंटरसेक्शन बी का होता है कि दोनों में कॉमन जगह को शेड कर देना। तो ए और बी में जो कॉमन जगह है वो सिर्फ बी की है। आप नोटिस कीजिए, जस्ट बी, यानी ए और बी में, ये ए और बी में, क्योंकि बी पूरा ए के अंदर मौजूद है तो दोनों की कॉमन जगह बी होगी, तो मैंने बी को भी शेड कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। थर्ड वन, चलें जी, थर्ड वन कहता है, अब ये क्या कह रहा है थर्ड वन? अब थर्ड वन को थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से डील करते हैं। कहता है कंबाइन करो और उसमें से कॉमन को निकाल दो। तो भाई अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये कंबाइन हो जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूंगा, इस कॉम्बिनेशन में से जो दोनों में कॉमन जगह है उसको निकाल दूंगा। अब कॉमन जगह निकालूंगा, कॉमन जगह तो ये है, इसका मतलब फिर जो कलर आएगा वो इस जगह आएगा। कॉमन जगह को निकाल दिया, कंबाइन जगह में से कॉमन जगह को निकाल दिया, ये 3 हो गए। चले जी अब लास्ट वाले को भी कर लेते हैं, a-b। सिंपल अल्फाज में a-b का मतलब होगा कि आप a में से b को निकाल दें, a में से b को, यानी इसको निकाल दें तो जो a में बचेगा खाली वो। इंटरेस्टिंग, ये दोनों शेड एक जैसे होंगे। देखिए मैंने क्या किया, ए सेट में से बी को निकाल दिया, और यही ऊपर भी कह रहा था। उम्मीद करते हैं ये चारों के चारों डायग्राम आपको समझ आ गए होंगे। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके जी, फंक्शन का क्वेश्चन आया है, फंक्शन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से डेवलप हो जाए। कहता है भाई, for two non-empty set A and B,
एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए एंड बी इज डिफाइंड। अब ये ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन में खासियत क्या होती है बच्चों, पहले ही सुन लो। ऑन टू फंक्शन की जो रेंज होती है वो आपके बी सेट के यानी को डोमेन के बराबर होती है। अब ऑन टू फंक्शन में रेंज क्या है, रेंज आपके पास सेकेंड एलिमेंट होता है 10, 10, 25, 30। इसका मतलब 10, 25, 30 ये आपका बी सेट है। ये ऑन टू फंक्शन की खासियत होती है कि ऑन टू फंक्शन में आपके पास बी सेट और कोडोमेन रेंज और कोडोमेन यानी बी सेट बिल्कुल बराबर होते हैं। तो भाई पहली पहली कह रहा है फाइंड द डोमेन। अब ये मैंने एक्स्ट्रा बात बताई भाई, पहला पहला क्या कह रहा है, डोमेन बताएं। तो डोमेन मतलब पहला एलिमेंट पी क्यू आर एस, तो डोमेन हो जाएगा पी क्यू आर एस, ये आपका एक मार्क्स हो गया। दूसरा फाइंड दिस सेट ए। अब आपको ए सेट फाइंड करना है। भाई ए सेट फंक्शन में डेफिनेटली डिस्प्ले होता है और ए सेट बेसिकली डोमेन सेट होता है। तो ए सेट आपके पास क्या होगा, पी क्यू आर एस, और वो हमेशा डोमेन सेट होता है। किसी भी फंक्शन का डोमेन सेट ए सेट होता है आपके पास। ठीक है, ये बी सेट जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। सिलेक्ट एंड राइट डाउन द पॉसिबल पी फ्रॉम द टू चॉइसेस। अच्छा, अब बी सेट आपके पास 10, 25, 30 बिल्कुल ये हो सकता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। 10, 15, 20, 25, 30। अब इसके लिए ये सेकंड वाला आपके पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम क्लियर देख चुके हैं कि ऑन टू सेट को डोमेन के बराबर होता है, तो बी सेट सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है। तो ये चॉइस परफेक्ट चॉइस है। अच्छा, कहते हैं राइट डाउन द F2 फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। F2 शुड नॉट बी सेम एज, अब एक और फंक्शन बनाने की बात कर रहा है। ओके, बना लेते हैं। डोमेन मिला हुआ है, हम कह रहे हैं P10 Q30 R25 एंड S10। ये मैंने एक और सेट बनाया है जो फंक्शन है। देखिए डोमेन पूरी यूज हो रही है और डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये डेफिनेटली एक फंक्शन मैंने बनाया है। और भी फंक्शन बन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल P25 Q10 R10 S10। अब देखिए फंक्शन है, रेंज रिपीट हो सकती है पर डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये फंक्शन है, डोमेन पूरी यूज हो रही है और डोमेन आपके पास रिपीट भी नहीं हो रही। तो इनमें से कोई भी आप फंक्शन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता है यार, गिविंग दैट अगर log 3x इज इक्वल टू m है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इन टर्म ऑफ m। बिल्कुल बेसिक सा, log 3x इज इक्वल टू m। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 3 पे m पावर दिया होगा तो आंसर x होगा, यानी 3 पे m पावर दिया होगा तो आंसर x होगा। ये मैंने, इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फॉलोइंग इन टर्म ऑफ m। x की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म ऑफ m। यानी log का मतलब क्या होता है, अगर ऐसे लिखा हुआ हो 2 पे 4 पावर दूं तो आंसर 16, इसका यही मतलब है। अगर 2 पे 4 पावर दूं तो आंसर क्या होगा, 16। तो मैंने भी उसको ऐसे ही लिखा है, 1 मार्क्स। अब कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करें। भाई ये भी बहुत सिंपल है, log 3 अगर डिवाइड में हो तो इसका मतलब ये माइनस में लिखा जा सकता है, log 3 3। यानी अगर डिवाइड में हो तो माइनस में, यानी log क्या है, log ये है कोई सेम बेस x अपॉन वाई, तो उसको लिख सकते हो log ए एक्स माइनस log ए वाई। अच्छा, अगर जैसे मैं पूछ रहा हूं 3 पे कौन सा पावर दूं कि आंसर 3 आ जाए, यानी मैं बेसिकली क्या पूछ रहा हूं, 3 पे कौन सा पावर दूं कि आंसर 3 आ जाए। ऑब्वियस 3 पे 1 पावर दूं ना,
3 पे 1 पावर दूंगा तो आंसर 3, 3 पे 1 पावर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो log 3 3 ये बेसिकली 1 के बराबर हो जाएगा और फाइनल आंसर हो जाएगा log 3x माइनस 1। अच्छा जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इसको इसके बराबर करना है। चलें जी बराबर करके दिखाते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 1/a प्लस बी को प्रूव करके दिखाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1/a प्लस बी। ओके, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा रहा हूं, पीछे ऑलरेडी मौजूद है आपके पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी यही चीज लिखी हुई है, इसका मतलब ये कैंसिल, प्लस 1/ab, और मुझे इन दोनों को सॉल्व करके ये बनाना है। ओके, यहां बचा a माइनस बी प्लस 1/a प्लस बी। अब मैं इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम a प्लस बी आएगी, जिसके पास नहीं होगा उससे एग्जैक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम, और जिसके पास होगा a प्लस बी, वन के पास है वन, वैसे सिंपल सा फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1/a प्लस बी। आप देख सकते हैं मैंने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट, कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी 7 के बराबर दे दूं और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 18 के, फार्मूला बहुत सिंपल है, पीछे दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फार्मूला शीट ऑलरेडी पहले पेपर पेज नंबर 1 पे आपके पास दी हुई है, तो वहां से आप देख सकेंगे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी 7 के बराबर दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 18 के बराबर दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, ये आपके पास 36 हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। यहां बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अका 4 और 9, यहां बचेगा 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी, फैक्टराइजेशन की बात आ रही है। ओके, चलें जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहता है फाइंड दी जीरोस। जीरोस का मतलब वो y की वैल्यू जो मैं इसमें पुट करूं और आंसर 0 आ जाए, और ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जो मैं इसमें पुट करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। अब वो वैल्यूज फाइंड करने का तरीका, आखिरी नंबर लें और इसके फैक्टर बना दें। इसके फैक्टर प्लस माइनस 1 होता है, इसका फैक्टर प्लस माइनस 2 होता है, इसका फैक्टर प्लस माइनस 3 होता है, और इसका फैक्टर प्लस माइनस 6 होता है। ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें इसमें से, और चेक करें कि 0 कौन सा बना रहा है। फॉर एग्जांपल 1 ले लेता हूं, y की जगह 1 का स्क्वायर माइनस के 5 1 6 1 माइनस 5 प्लस 6 बिल्कुल 0 नहीं होगा, 1 पे तो काम नहीं चल रहा। अच्छा जी चलें इसी का -1 ट्राई करते हैं, यानी यहाँ माइनस, तो -1 का स्क्वायर 1, ये प्लस 6 बिल्कुल नहीं, अभी भी 0 नहीं बना रहा, इसका मतलब ये भी वर्किंग नहीं कर रहा। चलें जी 2 ले लेते हैं अब, 2 का स्क्वायर माइनस के 5 2 प्लस 6 4 माइनस के 10 प्लस के 6, बिंगो, बिल्कुल ये
10 माइनस 10 0 हो जाएगा, तो एक 0 फाइंड कर लिया। y का आंसर जो होगा वो 2 होगा, वो पहला 0 है। अब और ढूंढना है हमने। चलें ठीक है, -2 मेरे ख्याल में +2 है, तो -2 शायद नहीं हो। 3 ट्राई कर लेते हैं। चलो y की जगह 3 पुट कर लेता हूँ। 3 का स्क्वायर -5, 3 + 6, 9 माइनस के 15 + 6, बिंगो, ये भी 0 बना रहा है। इसका मतलब इसकी दूसरा जीरोस y इज इक्वल टू 3 है। तो हमने ये जीरोस फाइंड कर लिए दोस्तों। अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस वन व्हेन इट्स डिविजिबल बाय। अब ये इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर फाइंड कर रहा है। जब भी जिससे डिवाइड करें उसको सेट करें 0 के बराबर, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। 3 भाई इसका 0 था तो डेफिनेटली थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, इसका रिमाइंडर 0 ही आना, यानी यहाँ 3 पुट करें। 3 का स्क्वायर -5, 3 + 6, ये भी थोड़ी देर पहले क्या था 0 आया था। तो इसका मतलब जो इसका रिमाइंडर होगा वह 0, क्योंकि आपने इसका फैक्टर या जीरोज ही बोला था। ये इसका फैक्टर या जीरोज ही है, इसी वजह से तो आंसर रिमाइंडर 0 आया है। चलें जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी, ये कर लेते हैं। z² - z -3, z² - z +1 +4। इसकी ट्रिक क्या है, कोई चीज कॉमन होगी उसको लेट कर लीजिए। लेट कर लेते हैं, चलें y के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y -3, y +1 +4, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैंने क्या किया, लेट किया है, सपोज किया है, ठीक है, ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए। अब y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 1 से मल्टीप्लाई किया y, 3 को y से -3y, -3 को 1 से 1, +4 y² - 2y और +1। चाहें तो इसकी मिल्टन ब्रेकिंग कर सकते हैं, या बेसिक सा फार्मूला बन रहा है। देखें जी, a² b², 2 का फार्मूले का, a की वैल्यू y और b की वैल्यू 1। तो a² 2ab + b² किसके बराबर होता है, a + b होल स्क्वायर के, जिसको लिख सकते हैं 2 दफा a + b। a + b आप चाहें तो मिल्टन ब्रेकिंग भी कर सकते थे, तब भी यही फैक्टर आता। और y की जगह जो आपने लेट किया था वो पुट कर दीजिए। z² - z +1, z² - z +1, और ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। फैक्टराइजेशन की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब आते हैं वेरिएशन की दुनिया में। वेरिएशन भाई यहाँ के मेथड से प्रूव करना है, बिल्कुल बेसिक सा है, इससे स्टार्ट कीजिए। m/n आपको के बराबर दिया हुआ है, l/p आपको के बराबर दिया हुआ है, q/r आपको के बराबर दिया हुआ है, m = nk, l = pk, q = kr, यानी ये वैल्यूज दी हुई हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये वैल्यूज यहां पुट करके दोनों साइडें बराबर करनी है। सिंपल सा के मेथड होता है, MLQ/NPR। हमने ये शो करना है कि ये बराबर है, और बराबर कैसे शो करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे हम। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे जो ऊपर निकालें इसके अंदर, और दोनों साइडें देखेंगे तो दोनों साइडों में सेम आंसर आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। m की वैल्यू n के, l की वैल्यू p के, और q की वैल्यू r के। नीचे ना ही n की वैल्यू है, ना ही p की, ना ही r की, वैसे ही रखेंगे। m की वैल्यू n के, क्योंकि क्यूब है तो n का क्यूब भी आएगा और k का क्यूब भी आएगा। गलती मत कीजिएगा, एक क्यूब नहीं दोनों क्यूब। l p के है तो p का भी क्यूब आएगा और k का भी क्यूब आएगा। और क्यू आपके पास के आर है तो के का भी क्यूब आएगा और आर का भी क्यूब आएगा। और नीचे है एन का क्यूब, पी का क्यूब और आर का क्यूब। अच्छा भाई, एन से एन गया, पी से पी गया, आर से आर, तीन के आपस में मल्टीप्लाई करने के क्यूब, ऊपर से मैंने के क्यूब कॉमन लिया।
तो n क्यूब बचा, p क्यूब बचा, r क्यूब बचा। देख सकते हैं ना भाई, तीनों के पास k क्यूब कॉमन है। और मजे की बात, नीचे भी सेम टू सेम यही लिखा हुआ है, कैंसिल k क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब। और ये हमने प्रूव कर दिया दिस वन के मेथड से। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी सेकंड करते हैं, ये और आसान सा क्वेश्चन है। कहता है गिविंग दैट p वेरीड्स इनवर्सली, जब भी होगा तो 1 अपॉन इनवर्सली द स्क्वायर रूट ऑफ q। तो जब भी इसको प्रोपोर्शन को, यानी वेरीड्स को या प्रोपोर्शन को आप कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, तो आप k लगाएंगे, एक कांस्टेंट। यानी ये k बेसिकली कह रहा है इन दोनों में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन इस k के जरिए हम इक्वलिटी की फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है। अब कहता है q की वैल्यू आपके पास 100 है, और p की वैल्यू 1/5, p की जगह 1/5, q की जगह 100, स्क्वायर रूट लगाना भूल गया था, q की जगह 100, 1/5 इज इक्वल टू k। 100 का रेडिकल होता है 10, 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई k की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा जी, k मिल गया है। अब हम इस इक्वेशन को पूरा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन रेडिकल q। अब कहता है यार सुनो, मैं तुम्हें ना p की वैल्यू फाइंड, पी की वैल्यू फाइंड करना, अगर क्यू की वैल्यू 144 दूं। भाई पी की वैल्यू फाइंड करना, अगर मैं तुम्हें क्यू की वैल्यू 144 दूं, और 144 का भी रेडिकल निकलता है जो होता है 12, कैंसिल आउट करेंगे तो पी की वैल्यू आ रही है 1/6। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, कहता है भाई इसमें से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करें। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से इसको फाइंड करके दिखाते हैं आपको। 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, 2x, 4, 4 यानी 8, 10, यानी 2 से मैंने सबको मल्टीप्लाई कर लिया, और जमा करना है 6x माइनस 2x, 0, 6y, और इन दोनों के जमा का आंसर क्या होगा, 6, 0, 8 एंड 3। अब जमा कैसे करेंगे, 6 को 6x से ऐड कर देंगे, ऐड नहीं होगा तो ऐसे ही रखा जाएगा। 2x को माइनस 2x है तो ऐड करेंगे तो 0, एक प्लस का 2x माइनस का 2x, 0, 8 प्लस 0 तो 8 हो जाएगा। 10 प्लस 6y तो कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 6y किसके बराबर है, 6, 0, 8, 3। तो पहले वाला पहले के बराबर होगा, 6 प्लस 6x बराबर होगा 6 के, 6 वहां शिफ्ट किया तो 6 माइनस 6, 6x 0, और x 0 से 6 डिवाइड किया तो आंसर स्टिल 0 आएगा। अच्छा जी सेकंड, 10 प्लस 6y 3 के बराबर होगा, 10 प्लस 6y 3 के बराबर, 6y 10 वहां जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, 6y ये हो जाएगा -7, और y डिवाइड कर देंगे तो -7/6, और ये दो वैल्यूज निकालने से हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका नहीं है बच्चों, 9th वालों का, पर मैट्रिक वालों का है, क्योंकि क्वेश्चन मौजूद है इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ताकि अगर कोई मैट्रिक वाला देखना चाहे तो वो जरूर देख सकता है। ओके जी स्टार्ट कर लेते हैं। अ, अब ये कह रहा है गिविंग डेटा shows the height in centimeter of 27 plants, 27 टोटल प्लांट्स, यानी इन सब का सम करेंगे तो वो 27 होगा। कंप्लीट द टेबल एंड यूज इट टू कंस्ट्रक्ट अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा, ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई है, 0 to 2, 2 to 4। जब ये नंबर सेम होते हैं तो हम जान लेते हैं कि ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई है। ठीक है, ये नंबर सेम है। तो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनता है। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, 2 में ऐड करेंगे 5, 7 आएगा, 7 में 10 ऐड करेंगे 17 आएगा,
17 में 8 ऐड करेंगे 25 आएगा, 25 में 2 ऐड करेंगे 27 आना भी था। टोटल 27 प्लांट्स हैं, यानी नंबर 1 हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको इस पेन से लिख लेता हूं, यानी पहला 2, फिर 7, फिर आपके पास 17, फिर आपके पास 25 और फिर आपके पास 27। ओके, नेक्स्ट। अब मुझे क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी। मैं 2 यूज करूंगा, मैं 4 यूज करूंगा, मैं 6 यूज करूंगा, मैं 8 और मैं 10, यानी अपर क्लास ही यूज करूंगा और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यूज करूंगा। तो भाई 2, 4, 6, 8, 10 कोई बेसिक सा ग्राफ बन सकता है। दिस इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। इतने बड़े से ग्राफ में कोई छोटा सा यूज कर लेते हैं, छोटा सा पोर्शन जिसमें आपके पास डिस्प्ले भी हो जाए, एक आइडिया। आप चाहें तो जितना बड़ा ग्राफ बनाना चाहे बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, इट्स रियली अप टू यू। तो मैं जो यूज कर रहा हूं वो इसका छोटा सा वर्जन यूज कर रहा हूं। ओके, क्योंकि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 27 तक गई है तो थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर आप नोटिस करें दोस्तों, यहां पर 1, 2, 3, 4, ये एक बॉक्स 10 का है, ये 20 का है। तो मैं एक्स एक्सिस तो इतना मुश्किल नहीं होगा, ऐसे करता हूं, बस यहां तक बनाता हूं और स्केल के जरिए लाइन बना लेता हूं, दिस वन एंड दिस वन। अच्छा जी, अब मुझे स्केलिंग करनी होगी दोस्तों, तो मैं स्केलिंग कर लेता हूं। अब ये 10 तक, आई थिंक मैं ये स्केल हटा देता हूं ताकि आप इसको देख सकें। ओके, ये 10 तक आपके पास आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको अगर मैं थोड़ा नीचे से बना लेता तो ज्यादा मौजू हो जाता। ओके, दिस वन एंड दिस वन, इतना ही ग्राफ काफी रहेगा, आराम से बन जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास स्केलिंग करनी है। तो ये एक 10 तक है और मेरे पास फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक गई है इसको देख लेता हूँ, 27 तक गई है। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, एक बॉक्स को एक ही कह देते हैं, ये 10 होगा, ये यानी ये यहाँ तक 10 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके पास 20 होगा। और जनाब ये आपके पास गालिबन 30 होगा, ये आपके पास 40 होगा। इसमें ग्राफ हमारा आराम से बन जाएगा। ओके, आई होप ये 30 ही होगा और ये 40 होगा, डार्क लाइन। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं, मैं इसको उस पेन से लिख लेता तो अच्छा था, ये मिटेगा नहीं। तो चलें, इससे लिख लेते हैं। ओके, ये होगा 10, ये होगा 20 और गालिबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ये होगा 30, ये होगा 40 के। और अब मैं इसको, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 कह देता हूं, इसको 4 कह देता हूं, इसको मैं कह देता हूं 6, इसको मैं 8 कह देता हूं, और इसको मैं 10 कह देता हूं। देख लेते हैं कहां तक दिया गया है। 10 तक ही दिया गया है। अच्छा जी, पहले मैं अब 2 से, ये 2, ये रहा 2, दिस इज 2, फ्रीक्वेंसी भी 2 ही है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 2 पे 2 होगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। 2 से स्टार्ट किया, ऊपर 2 तक, 1 2, ये रहा, दिस इज माई 2। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या कहाँ जाएगा? अब 4 पे 7 है। ओके जी, 4 पे 7, तो 4 पे 1, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपको और अच्छा डिस्प्ले हो। ओके, 4 पे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7। 4 पे 7, 6 पे 17 है। ओके, ये 6 है, 17 तो ये 20 है, 19 18 और ये 17, ये 17 हो जाएगा। 8 पे मेरे ख्याल में 25 है, 20 21 22 23 24, ये 25 हो गया। और 10 पे आपके पास 27 है, तो ये 25 26 और ये 27 हो गया। अब सिर्फ कर्व को कंबाइन कर लें। बेशक 0 से स्टार्ट कर लें इसको, ये इस पे जाए। ओके, सेकंड मेरा ये इस पे गया, फिर मेरे पास इस पॉइंट पे जाएगा, और फिर मेरे पास इस पॉइंट पे जाएगा, और फाइनली फिर इस पॉइंट पे। ये मेरा जो कर्व है, इसे मैं कहूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, और इसने बस हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ही बनाने का कहा था। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। पैरेललोग्राम आपके पास है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये बनता है ट्रांसवर्सल। जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां भी बनता है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, पहले ये सप्लीमेंट्री एंगल है दिस वन, तो ए बी सी एंगल फाइंड करना, ए बी सी, यानी ये पूरा एंगल, और ये एंगल ए बी सी एंगल बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिंग एंगल बराबर होते हैं, ए डी सी के, ए डी सी के। और ए डी सी कैसे मिलेगा? अगर हम 180 में से माइनस कर देंगे 35, क्योंकि देखें ये पूरा 180 है, इसमें 35 निकालेंगे तो ये अंदर वाला मिल जाएगा। अगर 30 निकालते तो 150, 5 और निकालेंगे तो 145 आ जाएगा। सेकंड कह रहा है बी ओ ए। ओके, अब बी ओ ए निकाल देते हैं। बी ओ ए, ये वाला एंगल कह रहा है भाई, बी ओ ए एंगल कह रहा है। अभी तक हम कौन सा एंगल निकाल चुके हैं? ये वाला एंगल निकाल चुके हैं, जो है 145 के। अब मुझे निकालना है बी ओ ए। ओके जनाब, अगर ये 10 के बराबर है तो ये 10 के बराबर होगा। इसे कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। ओके, हाँ, एक और काम भी कर सकते हैं। चलें, इससे ये एंगल मिल जाएगा।
एक ही मार्क्स दिया, BAO, सॉरी, BAO, ये वाला एंगल फाइंड करना है। माजरत, मैंने रीडिंग गलत की थी। तो ये एंगल कैसे मिलेगा बच्चों? अगर मैं इस एंगल को y कह रहा हूं तो ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल ये भी 180 के बराबर होता है। एडजेसिव एंगल्स आपके पास 180 के बराबर होते हैं, तो y प्लस 10 डिग्री प्लस 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल। तो भाई y ये कितना हो जाएगा? 155 डिग्री, 180, और अगर इसमें से माइनस कर लेंगे 155, 60 करते तो 20 बचता, तो ये 25 बच जाएगा। और वाई एंगल या बी ए ओ, बी ए ओ, यानी ये 25 के बराबर है। अब कर रहा हूं मैं ओ सी डी, ओ सी डी, यानी ये वाला एंगल बताना है। ओ सी डी, वैसे ओ सी डी पूरा कंप्लीट होता तो इजीली निकल चले। ठीक है, तरीके बहुत हैं इसको भी निकालने के। वही तरीका मैं यहाँ भी यूज कर लेता हूँ। देखिए 145 है, इसको z कह देता हूँ। 145 प्लस दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 180, और ये 10 और 10, ये रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो मैं वही यूज कर रहा हूँ 145। बल्कि मुझे क्या फाइंड करना है? ये z फाइंड करना है ना, और भी शॉर्टकट कर लेते हैं। y एंगल हमने निकाल लिया है अब, और y एंगल कितना निकाला है? 25। तो y और z अल्टरनेट है, z बराबर होगा 25 के, और आप लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। अच्छा जी, BCA, BCA, यानी ये ऑलरेडी हमें पता है BCA ये 10 के बराबर है, और इसको हम 10 डिग्री और बोल सकते हैं अल्टरनेट इसका। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन। मैंने पिछली एमसीक्यूज पेपर में भी आपको बताया था कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हों, एक छोटी ट्राइंगल हो और दूसरी बड़ी ट्राइंगल हो। पिछली वीडियो में 2017 के एमसीक्यूज में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप वो वीडियो जरूर देखें। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं, यानी ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी एस, ठीक है। और ये सिमिलर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दो ट्राइंगल्स पी क्यू आर और पी एस टी दोनों का सेम एंगल है, यानी ये एंगल पी दोनों का कॉमन एंगल है, दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि सेम एंगल है। दूसरी बात क्या है? ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये भी बराबर आपके पास होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल दोनों बराबर होते हैं। सिमिलरली ये भी बराबर होता है इसके, ये भी करस्पॉन्डिंग होते हैं। अगर एक ट्राइंगल के तीन एंगल और दूसरी ट्राइंगल के तीन एंगल आपस में बराबर हो तो ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है? सिमिलर। दो एंगल भी बराबर होते हैं तब भी सिमिलर होती है। आप दो एंगल से भी चला सकते हैं, आपकी मर्जी, तीन से भी चला सकते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो हमें क्या ताकत मिल जाती है? हमें मिल जाती है पी क्यू को हम डिवाइड करेंगे पी एस से, तो वो बराबर हो जाएगा क्यू आर को डिवाइड करेंगे एस टी से, तो वो बराबर हो जाएगा पी आर को डिवाइड करेंगे पी टी से। तो अब देखते हैं मुझे क्या फाइंड करना है, क्योंकि इसके जरिए मैं हर चीज फाइंड कर सकता हूं। मैक्स से मैक्स यही होगा पी टी। तो पी टी ये है, तो ये तो लेना ही पड़ेगा, पी आर अपॉन पी टी। अब देखें, पी आर अपॉन पी टी तो लेना है, अब वो ले लें जिसकी वैल्यूज गिवन हो। तो पी आर पी टी, आपके पास वैल्यूज गिविंग है पी क्यू, पी क्यू, पी एस की, तो ये ले लीजिए पी क्यू एन पी एस। पी आर दो के बराबर दिया हुआ है, पी टी आपने फाइंड करना है, पी क्यू चार के बराबर दिया हुआ है, और पी एस 10 के। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स 5 टाइम्स, तो ऊपर बचा 1, नीचे पी टी। 1/5 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 1 जा 5, और ये पी टी
तो पीटी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब क्यू आर फाइंड करना है। क्यू आर मैंने जैसे आपसे कहा था कि भाई आपके पास इसी से सारी वैल्यूज निकलेंगी। अब क्यू आर ले लेते हैं, क्यू आर अपॉन एस टी। अगेन किसके ले लें, पी क्यू, यही दिया हुआ है आपके पास वैल्यूज, तो यहां निकाल लेता हूं। क्यू आर अपॉन एस टी बराबर होगा पी क्यू, यही ले लेता हूँ, पी क्यू अपॉन पी एस, क्योंकि इसकी वैल्यूज गिवेंगे। तो क्यू आर तो आपको फाइंड करना है, एस टी, एस से टी 6 के बराबर दिया हुआ है, और वो मुझे हमने 2 देखा था। पी क्यू, पी से क्यू 4 और पी से एस 10, 2 दफा, 5 दफा, तो क्यू आर अपॉन 6 इज इक्वल टू 2/5। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे 12, नीचे 5, और ये मेरी वैल्यूज आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, अब देखें क्या दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कहता है इन अ गिविंग ट्राइंगल ए बी सी, ए बी 8 के बराबर है, ए से बी 8 के बराबर है, ए से सी 4 के बराबर है, आल्सो डी से ई, डी से ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये 90 का एंगल बना रहा है, और ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली क्या होगी, बराबर होगी, यानी ए बी और ए डी बराबर हो। ठीक है, और कह रहा है ए एफ, और ये ए एफ, ये वाली लाइन, ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है, किस एंगल की, सी ए बी, इस पूरे एंगल की एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब होगा कि ये वाला हिस्सा भी एक्स होगा फिर आपको। ठीक है, चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। अब कहता है फाइंड सी ए बी, सी ए बी, ये पूरा एंगल, तो भाई एक्स और एक्स, ये हमारे पास 2x हो जाएगा। पहला आंसर दे दिया हमने, और रीजन बहुत सादा सा, बल्कि डायरेक्ट इसने कहा फाइंड करें, रीजन नहीं मांग रहा तो हम इसको डायरेक्ट दे देते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ डी बी। अब मुझे लेंथ फाइंड करना है डी से बी की। ओके, ये कंप्लीट दिया हुआ है 8, तो ये होगा 4, ये होगा 4, क्योंकि लेंथ बराबर है, तो डी से बी आपके पास 4 के बराबर होगी। आगे कहता है बी से एफ, बी से एफ अगर मैं आपको 6 दे दूं, तो मुझे एफ से सी फाइंड करें, एफ से सी, यानी ये फाइंड करना है आपने एफ से सी। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, अगर आपके पास इंटरनल बाइसेक्टर गिविंग हो, ये मैं मिटा देता हूं अब चीजें, बी से, बी से एफ, ये आपको कितना दिया हुआ है 6। अगर आपको इंटरनल बाइसेक्टर दिया हुआ हो, तो दिस वन 4, रेशो साइड्स का रेशो 8, ये आपके पास बराबर होता है दिस वन सी एफ रेशो एफ से बी, सी से एफ रेशो एफ से बी, और एफ से बी आपको 6 दिया हुआ है। 4/8 इज इक्वल टू सी एफ 6, और ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 1/2 इज इक्वल टू सी एफ अपॉन 6, ये 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1/1 इज इक्वल टू सी एफ अपॉन 3, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 बराबर हो जाएगा सी एफ के। इस तरह से ये टेक्निकल सा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। चलें जी लास्ट में मूव करते हैं। ओके दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की बारी आ गई है। चलें जी कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या है, कहता है ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी आपके पास 9 के बराबर है, एंगल है 45 के बराबर, एंगल बी 40 के बराबर। चले जी ये प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा डी, और ये ट्राइंगल बना के दिखाते हैं आपको। तो मुझे जल्दी से ए बी 9 सेंटीमीटर की खींचनी है।
ठीक है, थोड़ा सा बीच में रख लेते हैं ताकि सेंटर में आ जाए आपकी। ए से बी मैंने 9 खींच दी। अच्छा जी, इसका नाम ए से बी है तो जनाब इसको ए से बी नाम दे देते हैं। दिस इज माय ए एंड दिस इज माय बी। सेकंड आपके पास क्या कह रहा है? अब कह रहा है एंगल ए पे मुझे बनाना है 45 का एंगल। चलें जी जल्दी से, एंगल ए पे रखा मैंने। 45 का एंगल, तो 45 का 40 और 50 के बिल्कुल बीच में ये मेरा 45 होगा। ये मेरा 45 होगा। तो मैं इस पे लगा लेता हूं। चलें जी, मैंने 45 एंगल लगा लिया। अब मैं क्या करूंगा, लाइन ए से स्टार्ट करूंगा। लाइन ए से स्टार्ट करूंगा और ये मेरा 45 से क्रॉस करूंगा जितनी लंबी हो जाए। एक बार फिर देख लेता हूं। आई होप मैंने एंगल सही ही बनाया है। सही है। अब बी पे एंगल बनाना है मैंने 40 का। तो जनाब बी पे मैंने एंगल बना लिया 40। ये आ गया 40, यानी ये पॉइंट यहां पर होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसको हटा लेते हैं। सॉरी, ये 40 उस साइड से होगा, यानी ये अंदर वाला। ये 40, ये 40। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं इसको क्रॉस करते हुए। और फाइनली आपकी ट्रायंगल बन गई है। ये आपकी ट्रायंगल है ए बी, और दिस वन वुड बी सी। चलें जी, आपकी ट्रायंगल तैयार हो गई है। अब कह रहा है दो मीडियान बना दीजिए। अब मीडियान बनाना कंपास से भी बना सकते हैं। चले कंपास से बनाना सिखाते हैं आपको मीडियान। ये कंपास को उठाइए और कहता है कोई भी दो मीडियान बना दीजिए। चलें भाई, एक मीडियान बनाते हैं सी से। एक मीडियान बनाते हैं ए बी पे। अच्छा, ए बी पे मीडियान कैसे बनाएंगे दोस्तों? वेरी सिंपल, बहुत ही सादा टेक्निक होगी। आप ए से बी की हाफ से ज्यादा मेजरमेंट कंपास से ले लें और फिर ऐसे, और नीचे की साइड पर भी, यानी हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट ऐसे। अब एक आर्क ऐसे बना लें और फिर इसी मेजरमेंट का बी से रखें और फिर इसी आर्क पे आप ऐसे बना लीजिए। अब जहां पर ये दो लाइनें टकराई हैं, उससे बिल्कुल बीच में, जितना बिल्कुल बीच में हो सकता है, let me draw as accurate as can be। इससे लाइन गुजार दें और जहां पर ये मीट करेगा, ये आपका मीडियन का पॉइंट होगा। आप क्या करें, सी से, अब सी से
कि मैं बाकी चीजें मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चले, अब सी से, इस सी से इस पॉइंट पे बनाए, ये आपका पहला मीडियन है। दिस इज योर फर्स्ट मीडियन, इसको हटा दीजिए, ये फर्स्ट मीडियन है। चाहे तो कंस्ट्रक्शन रख लीजिए, आपकी मर्जी है। अब इसी तरीके से एक और साइड पे बनाइए, किसी भी एक और साइड पे, जैसे चलें हम बना लेते हैं, मैं बी पे सेंटर ले लेता हूँ। हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट साइड की लेनी है, डेफिनेटली हाफ से ज्यादा की है। अब अर्क लगा दीजिए, इसको फिर आप सी पे ले लीजिए और इसी अर्क पे एक और अर्क लगा दीजिए। ये आपने कर लिया। अब यही लाइन गुजार लीजिए इस पॉइंट से, देखें एक्यूरेसी में गुजर रहा हो, नहीं है स्टिल, कर सकते हैं इसको और मैनेज। तो जनाब ये आपको सेकंड पॉइंट मिल गया इसका। दिस वन, और लाइन को अब ए को अपोजिट से मिला दीजिए, और ये आपके दो मीडियान हो गए, एक रेड वाला, दूसरा ये। बाकी आप मिटा सकते हैं, यही दो मीडियान इसने आपसे कहे थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मीडियान बनाना आ गया होगा, ट्रायंगल बनाना आ गया होगा। मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।